हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ भाई, साउंड परफेक्ट है, ये बताओ। चलो, सब कुछ ओके है। यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है। तो अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, एक लेक्चर हमारा हो चुका है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम आगे के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पुराने का रिवीजन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पहला लेक्चर है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 क्लास लग जाएंगे आपके। हाँ, तो 2 क्लास आज आपके हो चुके, आज हो जाएंगे, 4 और लगेंगे, इसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में मैं लेके चलूंगा बहुत तरीके से। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम स्टार्ट कराने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, जो आज ज्वाइन किए हैं, उनको बता दूं बेटा, ये एक स्कैन करके इसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर देना और इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। ये आप ही का टेलीग्राम ग्रुप है ना। हाँ, रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो एक बार रिवीजन में करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर मैंने क्या क्या बता दिया था कि एक्चुअल में बेसिक क्या है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा एनिमल हो या प्लांट हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो सबको जीवन जीने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी फूड के ब्रेकडाउन से होती है। बस अंतर इतना होता है, कुछ एनिमल फूड खुद, मतलब सॉरी, कुछ जीव, एनिमल बोल गया, कुछ ऑर्गेनिज्म फूड खुद बना लेते हैं, कुछ दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे एनिमल्स है, एनिमल डिपेंड होते हैं, प्लांट्स है बना लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, बात बाकी का रेस्पिरेशन का पर्पस है जो आप फूड बना रहे हो या डिपेंड हो, इनटेक कर रहे हो, उसको ब्रेक करना, जिससे कि एनर्जी मिल पाए, उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो आपने भाई रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन अंदर आ गई, अंदर आपने क्या कहा, खाना खाया था, फूड इनटेक किया था, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी CO2 का फॉर्मेशन हुआ, यानी फाइनली एटीपी बनती है। और CO2 एक टॉक्सिक गैस है जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस में कंफ्यूजन होता है, उसमें लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है, डार्क रिएक्शन में CO2 लेते हैं, इससे फूड प्रिपेयर करते हैं। पर रेस्पिरेशन की बात की है तो यहां पर भी सेम वही है, ऑक्सीजन लेते हैं स्टोमेटा से, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, यानी कैटाबॉलिज्म होता है, एटीपी और CO2 का फॉर्मेशन होता है, CO2 बाहर रिलीज कर दी जाती है। यानी रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है। फिर मैंने ह्यूमन का पूरा मैकेनिज्म बताया था, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या है? फिजिकल प्रोसेस है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू के पास लाना, टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना, ये फिजिकल प्रोसेस है। ये फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। जैसे हमारे पास लंग्स हैं तो हम लंग्स यूज करते हैं, कई एनिमल्स के पास ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया यूज करते हैं, कई बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं, कोई गिल से कर लेता है। ठीक है, प्लांट के पास स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो? सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास है तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये कल कराया था, बिल्कुल बेसिक बहुत। ये वो बातें हैं जो मैंने अभी, समझ रहे हो, हाँ, 10th क्लास के बच्चों को बताई हैं। अभी 11th का बैच चालू किया था हम लोगों ने, दृष्टि दृष्टि में भी ये छोटी छोटी बातें बताई हैं। तो अभी तो मैं वो बातें बता रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो आप पहला लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी तुम आज कल ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि बेटा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना और अंदर से CO2 को बाहर निकालना, ये फिजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। क्लियर बिल्कुल? सर मैं भी आ गई, ठीक है बेटा, आजा फटाफट, तुम आ जाया करो, है ना। ठीक है, मेरा 5-8 मिनट बाद ही मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम तैयार रहो एकदम। ओके, चलो, ठीक है। फिर फिजिकल प्रोसेस में पहला स्टेप मैंने बताया था भाई, ब्रीथिंग कह सकते हो, वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन, जिसमें एयर को लेना और एयर को निकालना, एयर को लेना और एयर को निकालना। क्लियर है? तो पहला चैप्टर बहुत स्लो चलेगा, स्लो का मतलब जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको स्लो लगेगा। ठीक है, बट ठीक है, स्पीड 6 लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा, मैंने पूरा डिसाइड कर लिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड, क्योंकि देखो स्पीड मेरी शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम सेम रहेगी, स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। और सिलेबस जैसे मैंने कमिटमेंट किया है, जनवरी लास्ट
या मिड फरवरी, ठीक है, मिड फरवरी तो हम सबका बोल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, तो वहां तक आपका हो जाएगा और सबसे पहले मैं खत्म करूंगा। ठीक है, ये मेरा आज यहाँ का रिकॉर्ड नहीं है ऑनलाइन का, ये मेरा ऑफलाइन का रिकॉर्ड है। ठीक है, ऑफलाइन का रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब 18-19 साल हो गए, रिकॉर्ड है मेरा हर जगह का। मुझे जो बैच सितंबर में बनते थे ऑफलाइन में, सितंबर में भी बैच बनते थे, हाँ जब मैं आकाश में था, तो सितंबर वाले बैच मुझे ही मिलते थे, उन्हें भैया यही बंदा है जो कर पाएगा। ठीक है, तो मैं सीकर में था, तो लोग वहां के जो थे लोग कहते यार इन्होंने कुछ छोड़ा होगा, ये करा ही नहीं सकते इतनी जल्दी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे बैच से मतलब एम्स के अंदर एक बैच से 4-4 बच्चे निकले थे। तो मैंने कहा कि भाई यार आपको ऐसा लग रहा है, भाई डायरेक्टर सारे बैठे, तो उन्हें सर आप इतनी जल्दी कैसे करा लेते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइव सब लोग बुलाया गया ऑफिस के अंदर, तो सर हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड रहा है एनिमल किंगडम 3 महीने के अंदर होता है, टीचर 3 महीने में कराते हैं। तो मैंने 3 महीने का है ही नहीं सर, 10 दिन का होता है। ठीक है, तो फिर मैंने बताया कि तो सर आप एनसीईआरटी छोड़ी होगी आपने, मतलब उन्होंने कम ही ढूंढने की कोशिश की, तो सर आपने ये नहीं कराया होगा। तो मैंने एक काम करो, ठीक है, आप मुझसे मत पूछो, क्लास में जाओ मेरे पीछे, ठीक है, और टेस्ट कंडक्ट कराओ। ठीक है, तब वो मान गए कि भाई कि सबसे तगड़ा फीडबैक, सबसे अच्छे बच्चों का एग्जाम में परफॉर्मेंस, टेस्ट में परफॉर्मेंस, ठीक है, बच्चों की हर चीज फिंगर टिप्स पर। तब समझ में आया कि टाइम ज्यादा लगाने से तो नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम कूल रहना। ठीक है, तुम बिलीफ रखना कि यार सर करा रहे हैं तो बस अब नौका में बैठ जाओ। बस तुम्हारा इतना सा मोटिव होना चाहिए, तुम चाहे ऑनलाइन कहीं से भी हो, कि सर जो पढ़ाया आज, चाहे उन्होंने एक स्लाइड ही पढ़ाई, एक स्लाइड पढ़ाई, ये स्लाइड मेरे समझ में आई या नहीं आई बस, या मैंने आज 50 स्लाइड करा दी, ठीक है, ये 50 स्लाइड मेरे समझ में आई या नहीं आई, ये तुम्हें बताना है बस। बाद बाकी का मैं, तुम्हारे बैच में सबसे वीक बच्चा होता है ना, ठीक है, तो कवर करने के लिए मैं उसको चुनता हूं, और टॉप लेवल पे ले जाने के लिए तुम्हारे बैच का सबसे टॉप बच्चा है ना, उसको लेके चलता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारे टेस्ट होंगे, मार्क्स आएंगे, तो मुझे लिस्ट मिलेगी, वीक बच्चे की भी मिलेगी और स्ट्रॉन्ग बच्चे की भी मिलेगी, तो उनसे मैं कनेक्ट भी करूंगा। ठीक है, जब मुझे फोन नंबर मिल जाएगा, अभी तो मिला ही नहीं है फोन नंबर किसी बच्चे का, पहले टेस्ट के बाद शायद मिलेगा, पहले मेजर टेस्ट के बाद मिलेगा, माइनर नहीं, मेजर के बाद, फिर मैं कनेक्ट करूंगा, फिर मैं उसके हिसाब से बहुत बैलेंस करके चलूंगा, आप टेंशन मत करना। ठीक है, तो मैं बहुत, तो बस तुम फेथ रखना। ठीक है, हाँ रिजल्ट अनाउंस करूंगा मैं। ठीक है, पिछली बार रिजल्ट किया था अनाउंस मैं, पिछले इस मंथन में, पिछली साल, तो हाफ तक तो उन्हें मैनेज किया था, फिर वहां कोई और मैनेजर आ गए थे, तो उन्होंने फिर नंबर देना बंद कर दिया था। तो मैंने सर रिक्वेस्ट की है कि सर मुझे पूरी साल बच्चों का नंबर चाहिए, टॉप 10 या टॉप 20 जो बच्चे आते हैं। तो परमिशन तो मतलब एग्री तो है सब लोग, ठीक है सर आपको प्रोवाइड कराएंगे, मैंने उन बच्चों पे मैं काम कर पाऊँ ना, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया था कि हमने यहां से देखो एयर ली, एयर लंग्स में गई, एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, अदर गैसेस नहीं होंगी, नाइट्रोजन वगैरह ये, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होती, उनका डिफ्यूजन नहीं होगा। फिर यहां से हार्ट, और हार्ट से सीधे नियर द टिश्यू, टिश्यू से ऑक्सीजन कहां चली जाएगी भाई, यहां से ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू में, टिश्यू में क्या हो रहा है, C6H12O6 का ब्रेकडाउन, CO2 का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, बाहर से अंदर आती जा रही है, CO2 अंदर बन रही है, तो कंटिन्यू हार्ट, हार्ट से वापस बाहर रिलीज। तो ये पूरा स्टेप है, उसमें 4 स्टेप जो मैंने बताया बेटा, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन, एक ही बात है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कह सकते हो, इट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर मैंने बात की थी बेटा कि केमिकल प्रोसेस क्या है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेल के अंदर जाकर के हो क्या रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल सुगर, मतलब ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, इनका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू हो रहा है, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, टूटना मतलब कैटा, जुड़ना मतलब एना, और दोनों को मिला के बोलते हैं मेटा। तो लिख दिया है मैंने, मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें आती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एना मतलब जुड़ना, कैटा मतलब टूटना, तो यहाँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और CO2H2O ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, CO2 टॉक्सिक होती है, तो रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, मेटाबॉलिक बेस्ड एक तरीके से। ठीक है, हाँ, ये ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, अगर प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। फिर मैंने बोला इस पूरी प्रोसेस के थ्रू हमें ATP मिलती है, प्लस ATP की अदर फॉर्म्स भी मिलती हैं, जैसे NADH2 एटसेट्रा,
ATP प्लस जैसे NADH2 FADH2 एटसेट्रा, ठीक है। तो ATP तो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, पर NADH2 FADH2 ये एनर्जी की वो फॉर्म है जिसको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सब कहां बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस और क्रैप साइकिल के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस और क्रैप साइकिल के अंदर 11th वाले बैच में तो मैंने करा दिया था ये पूरा, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों को तो पता नहीं होता। ड्रॉपर वाले बच्चों को ये एक अलग चैप्टर है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहां तरुण सर कराएंगे उनको, ठीक है। तो वहां मैंने कंसेप्ट पूरा दे दिया था, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस और क्रैप साइकिल के थ्रू होती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन बोल रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रैप साइकिल के बाद फाइनल हमें क्या मिलता है? एटीपी, NADH2 और FADH2। बस एटीपी को तो डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे, पर NADH और FADH इनको उठा करके हम डालते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एक मशीन के अंदर, जो इसको वापस एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हमें जो हमारा मोटिव था वो मिल जाता है एनर्जी, ठीक है। चलो ये वाली बात क्लियर थी। फाइनली मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैंने बताया था जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग टाइप की होती है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है? वो एनिमल कहाँ रहता है, उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है। जैसे पानी के अंदर रहता है तो गिल्स यूज करेगा, या बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस भी कर सकता है, गिल्स या बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। हाँ, अगर टेरिस्ट्रियल है तो लंग्स यूज करेगा या ट्रैकिया यूज करेगा अक्सर कर, ठीक है। बॉडी सरफेस भी कर लेते हैं, ठीक है, मॉस्क्यूटिकल। बट लंग्स और ट्रैकिया ये दो एग्जांपल देखने को, जैसे एम्फीबिया का बड़ा प्यारा केस है। एम्फीबिया मतलब फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो पानी में ही रहता है, वो गिल्स ही यूज करेगा। पर जो एडल्ट होता है वो पानी में भी चला जाता है और धरती पर भी आ जाता है, टेरिस्ट्रियल होता है एक तरीके से। तो लंग्स और स्किन यूज करेगा, ठीक है। ये इसलिए इनकी हैबिटेट कहाँ रहते हैं उस पर भी निर्भर करता है। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे स्टार्टिंग में आप जानते हो पॉरीफेरा आए थे, पॉरीफेरंस पहले वही जंतु, तो पॉरीफेरंस उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, कई सेल के एग्रीगेशन से बने थे। फिर उन कई सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू बने, टिश्यू लेवल ऑफ आया, टिश्यू के एग्रीगेशन से ऑर्गन बने, फिर और कई ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना। इस तरीके से एनिमल में सिस्टमेटिक वे में इवोल्यूशन हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें तुम देखोगे तो बॉडी सरफेस से हो रहा है, पर हाँ जहां से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया था वहां गिल्स, ट्रैकिया, लंग्स एटसेट्रा इन एनिमल्स ने यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। समझे? क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर लार्वा क्या होता है? बेटा लार्वा का मतलब होता है, जैसे समझो, जैसे हमारे केस में लार्वा नहीं होता, ह्यूमन के केस में, ठीक है। अगर किसी एनिमल का छोटा बच्चा, अच्छा छोड़ो, तुमने अभी टीवी पर ऐड आता होगा कि बटरफ्लाई ने अपने अंडे दिए, अंडे में से छोटा सा कीड़ा निकलता है जो पत्तियों को खाता है ना, वो लार्वा होता है। और पत्तियों को खा करके वो अपने को एक डब्बे में बंद कर लेता है, कोकून में बंद कर लेता है और पड़ा रहता है, चिपका रहता है। फिर कोकून फटता है, उसमें से बटरफ्लाई निकलती है। यानी उसकी जीवन में दो अवस्थाएं थी, एक कीड़े जैसी अवस्था और एक उड़ने वाली सुंदर सी तितली। तो ये कीड़े जैसी अवस्था थी ना, वो लार्वा था। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर लार्वल स्टेज आती है, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। पर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं उनका बचपन और एडल्ट दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे छोटे बच्चे और बड़े लोग एडल्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उनमें लार्वा नहीं होता, छोटा कॉकरोच बड़ा कॉकरोच एक जैसा होता है, तो लार्वा नहीं होता, ठीक है। तो लार्वा वहां होता है जहां लार्वल स्टेज अलग होती है और एडल्ट अलग होता है, ठीक है। मतलब इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ये पढ़ाऊंगा अभी एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखाए थे कल, आपको याद हो, ये एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल हैं, नीट में क्वेश्चन यहां से आएगा। स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवॉर्म बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म में क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल नॉन सेलुलर होती है, ध्यान रखना, स्किन नहीं होती, नॉन सेलुलर क्यूटिकल, क्योंकि बॉडी सरफेस से करता है तो वहां क्यूटिकल मॉइस्ट क्यूटिकल होगी। इंसेक्ट में आप जानते हो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको मैं अभी कॉकरोच में बहुत डिटेल में कराऊंगा। एक्वाटिक ऑर्थोपोड मोलस्कस, फिश की बात करते हैं तो एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाला ऑर्थोपोड, मोलस्कस आप जानते ही हो, फिश आप जानते ही हो। तो इनके पास स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। और इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ब्रैंकियल मतलब ब्रांच, मतलब कह सकते हो गिल्स ही कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ब्रैंकियल होता है, ठीक है। ब्रैंकियल मतलब गिल्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है, क्लियर है। और क्यूटेनियस मतलब मॉइस्ट स्किन की बात चल रही है यहाँ पर।
तो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड मोलस्कस फिश के अंदर स्पेशल स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर, तो गिल्स आ गया। वेस्कुलराइज बैग, बैग का मतलब लंग्स की बात चल रही है, ठीक है। इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जितने भी होते हैं उन सबके अंदर यही होता है, ठीक है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। हाँ, अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं तो मॉइस्ट स्किन होती है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहां तक मैंने पूरी एनसीईआरटी भी कल आपको करा दी थी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई थी, ठीक है, जो मैं पर डे कराऊंगा। और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का नंबर मैं बढ़ाता जाऊंगा और एनसीईआरटी मेरी लगातार चलेगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में डिकोड करूंगा, ठीक है। ओके सर, फ्रॉग में होता है लार्वा स्टेज। हाँ बेटा, फ्रॉग में लार्वल स्टेज होती है, इसको टैडपोल कहते हैं। फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक पूछ लो, फिर मैं चालू करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो, कुछ भी। टेलीग्राम का मैंने आपको पीपीटी के अंदर स्कैनर दे रखा है, स्कैनर आप स्कैन करोगे तो टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा स्लो करवा दूंगा, टेंशन मत करो। और बताओ, बीएमएस क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट। रिजल्ट बेटा, प्रिंस बेटा, अब जो टेस्ट होंगे ना, हाँ अब कंबाइंड बैच बन गया है तुम्हारा। अब जो टेस्ट होंगे ब्रीदिंग से, वो सारे डिस्कशन होंगे, ठीक है। वीक बच्चों को उठाने का काम तो पूरा मैं क्लास में करूंगा ही। क्लास में मेरा टारगेट वीक मतलब जो वो नीचे के बच्चे उनको उठाने के लिए काम करूंगा, ठीक है। हाँ तो, और जो मैं अनाउंस करूंगा वो एक तरीके से मोटिवेशन होता है कि बच्चों को उस 10 और 20 में आना है, ठीक है। तो वो एक अनाउंसमेंट इसीलिए होता है, समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 लाख बच्चा है, मैं एक नंबर ले रहा हूं, तो 1 लाख बच्चे में से आप टॉप 20 निकाल रहे हो, ठीक है। तो टॉप 20 को तो रैंकर में कन्वर्ट करोगे और जो बचा हुआ बच्चा है उसको टॉप 20 में लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो लाने की कोशिश मेरी क्लास में हमेशा रहेगी, हमेशा हर क्लास के अंदर हर चीज कराऊंगा। मतलब यहां तक कि मैं कितने कई बार रिवीजन कराऊंगा, मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन कराऊंगा, तुम खुद देखोगे। इसीलिए मैंने हर रात 10 बजे एक सीरीज चालू की है, ठीक है, 10 तक। उसमें भी रिवीजन करा रहा हूं, सोचो। यहां भी रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा। और इतने टेस्ट, कुछ टेस्ट मैं वहां भी लूंगा, कुछ टेस्ट मैं अलग से भी अपनी तरफ से देखूंगा कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तो अभी तुम्हारे बैच, हाँ, रैंकर रैंकर के अंदर ऑलरेडी तुम्हारे पर वीक टेस्ट हो रहे हैं, वहां का भी डिस्कशन करूंगा। तो मतलब इतना कुछ हो जाएगा ना, तुम अगर चाहो तो तुम टॉप 20 में अपने को मेंटेन कर सकते हो। मतलब कंपटीशन तगड़ा वाला होगा, मजा आएगा, ठीक है। ओके, चलो। अब जो टेस्ट होगा वो एग्जैक्ट, ठीक है। आज बैच चालू, कल बैच चालू हुआ है, मतलब मेरी स्टार्टिंग हुई है, मतलब 14 दिन मान लो। हर 14 दिन बाद टेस्ट होगा आपका, हर 14 दिन बाद फिक्स है। जिसको वीकली देना है तो रैंकर का टेस्ट वो भी हम लोग बना करके वहां पर अपलोड कर रहे हैं। तो ठीक है, वो चैप्टर वाइज है, ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। तुम जो डिपेंड करता है तुम दोनों दे सकते हो, दोनों फ्रेश टेस्ट है एकदम। अब आ जाओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां तक आपको क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? अच्छा, रैंकर का मतलब, रैंकर का मतलब बेटा एक बैच है। रैंकर बोलो या अचीवर बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो। एक बैच हमने और इस पे अपलोड किया हुआ है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट टेस्ट और डीपीपी सारी फ्रेश है, ठीक है। टेस्ट हम लोग उसमें फ्रेश ले रहे हैं, तो उसमें तुम मतलब दे सकते हो, तुम्हें मतलब मजा आएगा। यहां तक कोई डाउट है? 1 मिनट रुकना। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट आ जाओ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं। अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो थोड़ा ड्रॉ करना होगा उसको, है ना। एनसीईआरटी में लोअर पार्ट दे रखा है और अपर पार्ट का उन्होंने थ्योरी दे रखी है, पर मैं उसको प्रॉपर ड्रॉ करता हूं। ये जो ओपनिंग दिख रही होगी ना, ये तो एयर की, एयर पाइप है, ट्रैकिया, ये खाने वाली पाइप है। और यहां पर एक ढक्कन भी होगा, और एक ढक्कन आप जानते हो यहां पर होता है माउथ के अंदर।
हैंग करता हुआ लटकता हुआ एक ढक्कन होता है, ये ऐसे, इसको यू वुल्ला कहते हैं। और यहाँ पर टंग होती है तो आप जानते ही हो। टीथ भी आपको पता ही है, टीथ होते हैं, ठीक है। और हमारी यहां पर साउंड बॉक्स होता है, साउंड जिससे प्रोड्यूस होती है, साउंड बॉक्स यहां पर होगा। ठीक है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर मैं बात करता हूं, यहां पर इस तरीके से कार्टिलेज होती हैं, ये ट्रैकिया चिपक ना जाए उसको रोकने के लिए। और फिर ट्रैकिया इतना ही नहीं होती, ट्रैकिया आगे जाकर के लेफ्ट और राइट डिवाइड भी होती है, ऐसे ऐसे। इसमें भी ऐसे कार्टिलेज होंगी आपकी। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अब मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर तो ये नथुने हैं, नथुने, ये होते हैं नथुने। इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसके अलावा ये आपका नेजल चैम्बर होता है पूरा का पूरा। आंखें हटाने पड़ेंगे थोड़ी सी। ये पूरा का पूरा नेजल चैम्बर होता है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है। इसके अंदर इस तरीके से टर्मिनेट होते हैं। आंखें ऊपर होती हैं, अंदर का हिस्सा दिखाया है मैंने, आंख, नाक के अंदर का चैम्बर, नेजल चैम्बर। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये हो गया नेजल चैम्बर। ये हो गए इंटरनल नॉस्ट्रिल, अंदर भी ऐसे होते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना हैंग करता हुआ, ये कभी शीशे में, मिरर में देखना, आपको दिख जाएगा। मिरर में देखोगे तो माउथ में ऐसे लटकता हुआ दिखेगा, इसको यू वुल्ला बोलते हैं, यू वुल्ला, यू वुल्ला। ये पूरा एक चैम्बर है, इसको बोलते हैं हम फैरिंग्स। फैरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एयर पाइप एंड फूड पाइप। फैरिंग्स कॉमन होता है दोनों के लिए, एयर पाइप के लिए भी और फूड पाइप के लिए भी, ठीक है। कॉमन ओपनिंग है फैरिंग्स। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया। जबकि ये जो पाइप दिख रही है ना, ये आपके खाने की नली है, ईसोफेगस। अब जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है ना, ये ओपनिंग, ये दिख रही, इसको हम बोलते हैं गलिट, गलिट। जबकि एयर पाइप की जो ओपनिंग होती है ना, ये, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। गलिट और ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस से आपको याद रखोगे, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए ढक्कन होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ये साउंड बॉक्स हो गया। साउंड बॉक्स, ये साउंड बॉक्स हो गया आपका, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब साउंड बॉक्स जो होता है, ये कार्टिलेजनस होता है, ये भी कार्टिलेजनस होता है।
मतलब कार्टिलेज के मिलने से बनता है। ठीक है, अब यहां एक चीज समझनी है आपको, ये जो ट्रैकिया है ना, आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इनको बोलते हैं ब्रोनकाई। चलो उसमें आगे अगले वाले डायग्राम में समझाऊंगा उसको मैं। ठीक है, अब यहां एक चीज ऐड कर देता हूं मैं, ये तो मैं शी शेप दिख रहा है ना, शी शेप, ये क्या है, सी शेप, हाइलिन कार्टिलेज है। शी शेप हाइलिन कार्टिलेज, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इनकम्प्लीट कहां होती है, इनकम्प्लीट डॉर्सली, इनकम्प्लीट डॉर्सली। समझाता हूं सर, ये क्या है हाइलिन कार्टिलेज, ध्यान से देखना। देखो, ये आगे तो होती है वेंट्रल साइड पर आपकी ट्रैकिया, इसके पीछे होती है ईसोफेगस, तो आगे ऐसे लगी होती है ट्रैकिया के ऊपर, यानी वेंट्रल साइड पर तो कंप्लीट होगी, पर डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होगी। क्यों होगी इनकम्प्लीट, क्योंकि पीछे ईसोफेगस होगी। सर कैसे, समझाता हूं मैं। मान लो ये आपकी ईसोफेगस है पीछे, ये आपकी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया को मुझे कवर करना है तो 100% रिंग नहीं बना पाऊंगा मैं, ये आधी रिंग बनेगी ऐसे, आधी रिंग बनेगी ये ऐसे, आधी रिंग। ठीक है, तो सी शेप रिंग बनेगी ऐसे, सी शेप रिंग ये ऐसे। क्लियर है, पीछे तो गया वेंट्रल, सॉरी आगे हो गया वेंट्रल, ये आगे वाला वेंट्रल हो गया, आगे वाली साइड वेंट्रल होगी, पर पीछे वाली साइड डॉर्सल हो जाएगी। तो वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट होगी ये, पर डॉर्सल साइड से कैसी होगी, इनकम्प्लीट। क्यों, क्योंकि पीछे होती है ईसोफेगस, आगे होती है ट्रैकिया। ठीक है, तो इस वजह से कंप्लीट कार्टिलेज की रिंग होती है इनकम्प्लीट रिंग। ठीक है, जो पूरी ट्रैकिया में होती है, क्योंकि तुम तेजी से एयर लेते हो निकालते हो, एयर लेते हो निकालते हो, चिपक जाएगी, तो उसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए शी शेप हाइलिन कार्टिलेज होती है। और कार्टिलेज कौन से प्रकार की होती है, हाइलिन, क्योंकि कार्टिलेज भी तीन टाइप की होती है, हाइलिन होती है, फाइब्रस होती है, ठीक है, और इलास्टिक होती है। तो यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज होती है, तो ये एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, कहां तक मिलती है ये मैं आगे बताऊंगा। तो इतना स्ट्रक्चर समझ में आया भाई। वन पेयर क्या होते हैं, नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल हो गए, ये इंटरनल नॉस्ट्रल हो गए। ठीक है, यहां से एयर होती हुई कहां जा एंटर करेगी, फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स से ट्रैकिया से होती हुई लंग्स में चली जाएगी। अगर खाना खाता है इंसान, खाना यहां से तो वह ईसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा। जब खाना निगलते हो तब ये व्हाइट कलर का फ्लैप दिख रहा है ना, ये फ्लैप, ये आपके ट्रैकिया को ढक लेता है, खाना ट्रैकिया में ना चला जाए, मतलब आपकी एयर पाइप में ना चला जाए, तो खाना सीधा ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो ग्लोटिस को कवर करने का काम करता है, ग्लोटिस को कवर करने का काम करता है एपिग्लोटिस। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को। अगर बच्चे ज्यादा टेस्ट नहीं देंगे, ये तो गलती करते हैं बच्चे, वो रिपीटर बनने का काम स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चा टेस्ट देगा तो एक ही साल के अंदर निकल जाएगा। बच्चा गलती क्या करता है पता है कभी आपको, आपने कभी सोचा बच्चा रिपीटर बनता क्यों है, जबकि एक्चुअल में एक साल का ही कोर्स है। एक साल भी बहुत ज्यादा बोल गया मैं तो यार। ठीक है, 9 महीने का कोर्स है, 9 महीने ओनली, 3 महीने रिवीजन होता है पूरी साल के अंदर, और इस साल तो टोटल 9 महीने नहीं बचे हैं, 6 महीने कोर्स, 3 महीने रिवीजन। तो एक्चुअल में तैयारी होती ही एक साल की है, और पहले भी एक साल ही बच्चा करता था, ज्यादा ड्रॉप नहीं करता था। पर अभी लॉकडाउन के बाद ड्रॉप का नंबर बहुत बढ़ गया। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, पहले के टाइम पर बच्चा बहुत खर्चा करता था, मतलब नीट की तैयारी हर कोई नहीं करता था, वही करता था जिसको मतलब कॉन्फिडेंस होता था, और मतलब पेरेंट्स एग्री होते थे, क्योंकि 2-3 लाख कम से कम खर्चा था यार। ठीक है, तो अब 2-3 लाख लोग आप तभी खर्च करेगा ना जब पूरा तैयारी होगी, बच्चे की तरफ से भी पेरेंट्स की तरफ से भी। तो पूरी तैयारी से बच्चा एंटर करता था, शिद्दत से एक साल पढ़ता था। ठीक है, मार्क्स कम आते थे तो ठुकाई होती थी, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, मुर्गा बना करके, मतलब डंडे पड़ते थे, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, जिन इंस्टीट्यूटों में मैंने पढ़ाया, मुर्गा बना करके डंडे पड़ते थे।
और लड़कियां भी होती थी लड़के भी होते थे, बच्चों को मतलब इंसल्ट फील होती होती थी, तो अगली बार मार्क्स लेकर के आते थे। तो कुछ माहौल ऐसा था। अब जब से लॉकडाउन आया तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोई मार नहीं सकता बच्चे को, अब बच्चा भी नहीं झेल पाता मार, ठीक है, वो खुद ही मतलब निकल, नहीं तलवार में से निकल आते हैं वो वाले, क्या है। अब सहन शक्ति बची ही नहीं, ना बच्चे में बची ना टीचर में बची। टीचर अगर भाई टीचर बच्चे को ये सोच के पीटता था कि इसका भविष्य बन जाए, कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बच्चे को इंसल्ट फील होने लगी, बस तूने मारा क्यों, अब तू आ बाहर, तुझे मैं देखता हूँ। तब से टीचर ने भी छोड़ा कि भाड़ में जाने दो, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे बचे नहीं जो वास्तव में गुरु को गुरु समझते हैं। और सही में गुरु भी वो गुरु नहीं बचे, ठीक है, जो लड़कियों का केस देख रहा हूँ बच्चियों के संग, वो गुरु भी गुरु नहीं बचे। तो चीजें चेंज हो गई हैं। तो अब ये है ना, टीचर को जैसे आप अपने को सुधारना पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से अपने को सुधारूं, आप अपनी तरफ से अपने को सुधारो, ठीक है। ऑनलाइन कल्चर आ गया, पिटाई वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका। जो कोर्स, ठीक है, 3 से 4 लाख खर्च होते थे वहां 3 से 4 हजार होते हैं। तो बच्चे को लगता है कि यार हो गया, नहीं हो गया तो नेक्स्ट ईयर फिर है, 3-4 हजार ही तो जा रहे हैं। पर वो सीरियस नहीं है, ठीक है, टेस्ट के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि उस समय टेस्ट कंपलसरी होते थे भाई, कंपलसरी टेस्ट देना है। टीचर चढ़ जाते थे पेरेंट्स के ऊपर, टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने, दिलवाया। तो भाई पेरेंट्स भी डरे होते थे, मतलब टेस्ट देना है। और टेस्ट अगर तुम कंटिन्यू दे लो ना, मैं गारंटी मैं ले रहा हूं, तुम सारे टेस्ट दे लो मंथन बैच के, और सुपर चाहते हो अचीवर के जो तुम्हारे साथ चल रहा है उसके टेस्ट दे लो, और हर टेस्ट में अपने को इंप्रूव करने की कोशिश करो, चाहे 1 नंबर ही बढ़े, बस इतना कर लो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सिलेक्शन से रोक नहीं सकती, गारंटी मुझसे लिखवा लो ये वाली बात। मंथन 2026 ऑनलाइन बैच में कितना सिलेक्शन हुआ था बेटा, 800 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अगर रैंकर की मैं बात करूं, रैंकर हम लोग कितने बार दिखा चुके हैं वाईटी पर, ठीक है। ये तो वो डेटा है जो बच्चा मतलब शेयर कर रहा है। पर कई बच्चा ऐसा है जो, समझ रहे हो, हाँ, वो ऑफलाइन भी पढ़ रहा है और हमारे पास भी पढ़ रहा है। तो जिन बच्चे ऑफलाइन थे उन्होंने रिजल्ट हमारे संग शेयर ही नहीं किया, क्योंकि क्लेम कर दिया ऑफलाइन वालों ने। बड़ी गंदगी है यार, मतलब मैं क्या बताऊं। वो खुद कह रहा है कि सर बायो तो हम आप ही से पढ़े हैं, सर पढ़े ही नहीं है वहां पर, ठीक है, बस टेस्ट देने जाते हैं, लेकिन अब क्लेम उन्होंने वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दिक्कत ही है, हमारे पास कोई बस कुछ भी नहीं है, हम क्या किस बेस पर क्लेम कर पाएंगे। अगर बच्चा कहता है कि हाँ सर हम आपके संग जुड़े हैं, आपने वास्तव में शिद्दत से पढ़ाया है, तो ये होता है। मैं करूं क्या, नहीं, अब बच्चे से आज तुम पढ़ रहे हो, आज तुम अलग हो, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे तुम अलग हो जाओगे। तुम्हारे लिए उस समय 50,000 रुपए बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हें कोई 50,000 रुपए का कुछ भी दे रहा होगा ना, तुम तुरंत मना कर दोगे भाई इनसे तो पढ़े ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, शायद बुरी लग जाए, रियलिटी है। इस साल भी, हर साल ढेरों सारे बच्चे दूसरे प्लेटफॉर्म के स्टेज पर जाते हैं, ठीक है, वहां से गिफ्ट लेते हैं और वहां कुछ मिला भी नहीं, ठीक, मिलता भी नहीं है, और ठोक के बोलते हैं सर आप ही से पढ़े, आप ही से तो पढ़े थे हम, ठीक है, क्योंकि पढ़े हमसे थे पूरी साल। ये है अब ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है, क्लेम नहीं कर पाते, ऑफलाइन में क्लेम कर पाते हैं, बस ये दिक्कत है, ठीक है। चलो खैर, हमारा तो ये है कि हम बच्चे को शिद्दत से पढ़ाएंगे। बच्चा मन से तो जानता ही है कि हाँ यार सर ने पढ़ाया था, शिद्दत से पढ़ाया था, बात बाकी का तो खैर ठीक है। अब आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को, जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊं तो रिप्लाई करते जाओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को। यस या नो, नो, नो। लैरिंग्स क्या है अभी बताता हूं, दोबारा से फिर बताता हूं। लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स, ठीक है, इसी को कार्टिलेजन साउंड बॉक्स, इसी को लैरिंग्स कहते हैं, मैं आगे लिखूंगा उसको वैसे मैं। साउंड बॉक्स बोलो, कार्टिलेजनस होता है, या लैरिंग्स बोलो, उसको मैं अगला स्लाइड में समझाऊंगा, अभी तो बेसिक मैंने बेसिक करा है। अच्छा, ठीक है, अब आ जाओ, अब समझ में आएगा। अब एनसीईआरटी का डायग्राम करा रहा हूं मैं, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर बात करता हूं। एनसीईआरटी ने साफ साफ दे रखा है यहां पर साउंड बॉक्स है, और साउंड बॉक्स के और ऊपर जाओगे यहां कार्टिलेजनस फ्लैप है, कार्टिलेजनस फ्लैप थिन होता है, इलास्टिक होता है,
ये ट्रैकिया हो गई, और ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब समझना इसको थोड़ा अच्छी तरीके से। ये है लैरिंग्स साउंड बॉक्स, और यहां पर मैंने बताया था आपको शी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। और अगर लंग्स की बात करूं तो यहां आपको लंग्स दिखाने हैं थोड़े से। थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, चलेगा। ये आपके लंग्स हो गए दोनों, ठीक है। अगर मैं लंग्स की बात करूं, ये अंदर जाकर के फिर ब्रांचिंग पैटर्न में डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रांच और ब्रांच और ब्रांच। बहुत सारी ब्रांच, ठीक है। यहां पर ये कार्डिक नॉच आ गई, इस कार्डिक नॉच में यहां पर आपका हार्ट होगा। हार्ट हो गया। अगर लंग्स की बात करता हूं, लंग्स में एक लेयर नहीं होती, दो लेयर होती है। इस तरह की दो लेयर होंगी लंग्स में, डबल डबल वॉल। थोड़ा ही बना के छोड़ दे रहा हूं मैं। पूरे दोनों लंग्स में डबल लेयर होती हैं, ठीक है। और इन दोनों लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। शी शेप हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया में भी होती है, प्राइमरी ब्रोनकाई में भी होती है, और यहां तक कि आगे भी होती हैं। ये मैं आगे डिटेल में समझा दूंगा आपको, है ना। अब बताओ, यहां तक क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं इनमें सेप्टम की, इस तरीके से राइट लंग जो होता है ना, वो तीन पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेफ्ट लंग दो ही पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो। ये राइट लंग्स है,
ये लेफ्ट लंग्स है। अब ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, अब मैं लिखना चालू करता हूं। अच्छा, एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी है, बाहर से देखोगे तो यहां पर कट एंड ऑफ रिप्स, रिप्स के कटे हुए आपको एंड दिख रहे हैं, क्योंकि कट करके दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, कट एंड ऑफ रिप्स। ये डायफ्राम हो गया। तो यहां पर ये तो हो गया एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये। थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लोटिस थिन होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ये हो गया आपका लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स। हाँ, अगर हम लैरिंग्स की बोलते हैं बेटा, बात करते हैं, लैरिंग्स क्या है? इट इज अ साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। ये भी कार्टिलेज के मिलने से बनता है, इट इज अ कार्टिलेजिनस। एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर दी है मैंने। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं, इट इज अ ट्रैकिया। इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब विच डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई। कहां से डिवाइड कर रही है? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? T5 रीजन, 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, T5 ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोनकाई एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। क्योंकि आप जानते हो पीछे रीढ़ की हड्डी होगी भाई, पीछे क्या होंगे? बैकबोन के कॉलम होंगे इस तरीके से, सर्वाइकल होंगी, थोरेसिक 12 होती हैं। तो 5वें नंबर की थोरेसिक होगी ना, उसके सामने से ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड करेगी। 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, उसके सामने से, यानी पीछे 5वें नंबर की थोरेसिक जहां पर होगी ना, यहां पर, उसके सामने से ट्रैकिया लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, हाँ, उसके सामने से। अभी फ्लूइड की बात करता हूं, अभी रुक जाओ, आ रहा हूं उसके ऊपर भी। एक तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लंग्स की बात करते हैं, लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, अच्छा कवरिंग की बात कर लेते हैं। कवरिंग में जो बाहर वाली लेयर है ना, बाहर वाली लेयर, इसको बाहर मतलब पैराइटल, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल, समझना। आउटर, इनर, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। और इनके बीच में फ्लूइड क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। इन तीनों के बारे में मैं अगली स्लाइड में बताता हूं डिटेल में। इज अ कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखोगे कि लेफ्ट लंग्स में कुछ ऐसा है जो राइट में नहीं है। वो क्या है? कार्डियक नॉच। ये नॉच दिख रही है ना, कार्डियक नॉच। कार्डियक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हार्ट फंसा होता है इसके अंदर। कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, राइट में नहीं होती।
ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, राइट में कार्डियक नॉच नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये जो दिख रहे हैं इट इज सेप्टम, ये ट्रांसफर सेप्टम है। थोड़ा और ऊपर लिखता हूं जगह है तो। फिशर भी बोलते हैं या सेप्टम। ये लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ना, ये दो है ज्यादा सरफेस एरिया वहां कम है, तो ट्रांसफर्स इस तरीके से होगा। तो ट्रांसफर्स फिशर या सेप्टम, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। राइट लंग्स में होगा, लेफ्ट में ट्रांसफर फिशर नहीं होता, जबकि ऑब्लिक फिशर दोनों में होंगे। ऑब्लिक मतलब तिरछा, ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, दोनों ही लंग्स में ऑब्लिक फिशर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां जाओ भाई, राइट है ये लेफ्ट है, राइट का साइज बड़ा होता है, लार्ज होगा, लेफ्ट स्मॉल होगा। स्मॉल होगा, और नीचे डायफ्राम है। अब मुझे बताओ, ये डायग्राम एनसीईआरटी वाला क्लियर हुआ? ये कट एंड ऑफ रिप्स, जो लिख देता हूं मैं, कट एंड ऑफ रिप्स। रिप्स के कटे हुए एंड नजर आ रहे हैं बाहर से, थोड़ा दिखा दिए। ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया? इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पहले पूछो। बेटा यहां ग्लॉटिस नहीं दिखेगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। ये मैंने अपना डायग्राम बनाया है जिससे कि आप समझ पाओ ग्लॉटिस कहां है। ऊपर एपिग्लॉटिस है, एनसीईआरटी ने सिर्फ फ्लैप दिखाया है, ये ओपनिंग नहीं दिखाई है। यहां से फ्लैप दिखाया है, सामने से लिया है उन्होंने फोटो, तो ओपनिंग नहीं दिखेगी, मैंने ओपनिंग दिखाई है। थोड़ा दिमाग भी लगाया करो थोड़ा सा, है ना। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डायग्राम है। एपिग्लॉटिस है, साउंड बॉक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोनकाई है, फिर लंग्स आ गए, ये हार्ट आ गया, डायफ्राम आ गए, कट एंड ऑफ रिप्स आ गए यहां पर। ठीक है, मैंने कुछ थियोरिटिकल चीजें भी इसमें ऐड की हैं जिससे कि आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, आपकी ईसो श्वेता, बेटा श्वेता, जो ईसोफेगस होती है ना, खाने की नली, उसकी ओपनिंग को हम गलिट बोलते हैं। किस काम आता है भाई? खाना जब तुम खाओगे तो गलिट से ही तो ईसोफेगस में जाएगा, ओपनिंग है बेटा, ओपनिंग। हाँ, ट्रांसफर्स और हॉरिजॉन्टल एक ही बात होती है, दोनों सेम होते हैं, मतलब ट्रांसफर्स बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, एक ही बात है प्रिंस। ठीक है, हाँ श्वेता क्लियर है बिल्कुल। नोच क्या है? नोच का मतलब दरार, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दरार बोलते हैं। छोटा फंसा हुआ पार्ट जिसमें हार्ट का पॉइंट वाला पार्ट फंसा हुआ होता है। ठीक है, हार्ट का पॉइंटेड, हार्ट जो होता है बंद मुट्ठी जैसा होता है, क्लिंच फिस्ट, तो वही मैंने बनाया, बंद मुट्ठी जैसा, क्लिंच फिस्ट। तो उसका एक पॉइंटेड एपेक्स इस कार्डियक नॉच में होती है, और कार्डिक नॉच लेफ्ट लंग्स में होती है। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा पार्ट है जो सिर्फ लेफ्ट लंग्स में मिलता है? आप लोग कार्डिक नॉच। राइट लंग्स में स्पेसिफिक क्या मिलता है? आप लोग ट्रांसफर फिशर। दोनों लंग्स में कॉमन क्या है? कॉमन ऑब्लिक फिशर है और लोब्स हैं, इधर 3 लोब्स हैं, उधर 2 लोब्स हैं, ये कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। एपिग्लॉटिस थिन होता है, थिक होता है? थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। ड्रॉ करो उसको, फटाफट ड्रॉ करो। नोट साथ ही साथ बना लो मेरी समझ से तो। टाइम हमें बचाना है इस बार हमें रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, ये ध्यान रखना, रिवीजन और क्वेश्चन।
कितना कर सकते हो रिवीजन और क्वेश्चन पर फोकस, वो तुम्हारा काम है। करें स्टार्ट? चलो बहुत बढ़िया, सुपर। अब आ जाओ नेक्स्ट। कोई भी डाउट हो पूछ लो पहले मुझसे। प्रकाश क्या कहना चाह रहा है, एक बार बोल। श्रेया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा बताता हूं, अभी रुक जाओ। बेटा अगर नोट्स बनाओगे हाथ से तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। प्रिंट कराने से चीजें बस वहीं रह जाती हैं। गलिट की कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा, अब कराया क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन का, तो मैं आगे कराऊंगा। अभी विसरल सब पे कराऊंगा, ये आगे, ये अगला स्टेप है। अभी टुकड़ों में करा रहा हूं चीजों को, अब समझो एक बार, मैं फिर से बता देता हूं। ये कार्टिलेज का फ्लैप होता है जो सिर्फ एपिग्लॉटिस को कवर करता है, सॉरी ग्लॉटिस को कवर करता है, एपिग्लॉटिस। एक ही ढक्कन तो कवर करना है, वो खाने की नली है, सांस की नली है। अगर सांस की नली में खाना चला जाए तो ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाएगी, तो नेचर ने वहां पर ढक्कन बनाया। ईसोफेगस में कोई ढक्कन नहीं होता, क्योंकि तुम कुछ भी ली लोगे खाओगे सीधा उसमें जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वहां कोई ढक्कन नहीं होता। जो ढक्कन होता है, ठीक है, फ्लैप होता है, वो एपिग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस का होता है, पहली बात, ठीक है। गलिट की कोई कवरिंग नहीं होती। ये साउंड बॉक्स से निकल रहा है ना, ये आपका साउंड, यहाँ साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स है। ये भी कार्टिलेज का बॉक्स होता है, 9 कार्टिलेज होती हैं, पर ये पूछेगा नहीं। अब ये ट्रैकिया है, स्ट्रेट ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। कहां से? मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का जो मिड पार्ट है ना, वहां से डिवाइड कर रही है। कहां से भाई? जैसे मैंने बताया, ये कहां से डिवाइड कर रही है? 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने से कर रही है। जैसे अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूं, जो बच्चे नए हैं वो सुन लो। 7 हड्डियां होती हैं हमारी गर्दन के अंदर, जिनको सर्वाइकल बोलते हैं। 7 हड्डियां होती हैं हमारी गर्दन के अंदर, सर्वाइकल बोलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, C7 7 सर्वाइकल होती हैं, T12 12 थोरेसिक होती हैं, L5 5 लंबर होती हैं, फिर सैक्रम एक होती है, और टेलबोन कॉकैक्स एक होती है। ये आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं। तो 7 तो सर्वाइकल गर्दन में हो गई, और थोरैक्स में, यानी आपके छाती है, थोरैक्स है, उसमें 12 होती हैं थोरेसिक वर्टिकल कॉलम, जिसमें 5वें के सामने, भाई पीछे वीडियो पे देखोगे 5वें नंबर की जो वर्टिकल कॉलम होगा ना, रीढ़ की हड्डी, उसके सामने से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। उसके पीछे देखोगे तो यहां पर रीढ़ की हड्डी होगी, उसके सामने से 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से, ठीक है। इसलिए इसको T5 रीजन बोल देते हैं, T5। T5 क्यों? क्योंकि 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा से ये लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर है बिल्कुल? अब आ जाओ भाई, लंग्स ये वाला बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है। लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाए तो नेचर ने यहां पर सेप्टम या फिशर बनाए। ये ट्रांसवर्स ऑब्लिक, ऑब्लिक ट्रांसवर्स नहीं है। तो यहां 3 लोब्स होते हैं भाई। राइट लंग्स में कितने लोब होंगे? 3 लोब होंगे, 3 लोब्स, 1 2 3। लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होंगे? 2 लोब्स होंगे, यहां पर 2 लोब्स, 1 और 1 2 लोब्स होंगे। लोब्स दोनों जगह हैं, ठीक है। कार्डियक नॉच समझ में आ गई होगी, मुझे लगता नहीं यहां कोई डाउट होगा आपको, अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कवरिंग की बात कर लेते हैं। कवरिंग की बात कर लेते हैं। कवरिंग को मैंने अलग से दिखाया, ये आपके लंग्स से थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। लंग्स में 2 लेयर होते हैं, बताया मैंने। एक तो जो लंग से, लंग की खुद की लेयर है, इसको विसरा, विसरा मतलब होता है ऑर्गन, विसरा ऑर्गन, ऑर्गन की अपनी खुद की लेयर विसरल लेयर, ऑर्गन की अपनी खुद की लेयर विसरल लेयर, समझना मेरी बात। ऑर्गन की अपनी खुद की लेयर विसरल लेयर, ये विसरल लेयर है, ऑर्गन की अपनी खुद की लेयर है, विसरल लेयर है। और विसरल लेयर के बाहर पैराइटल साइड में एक लेयर और होती है, विसरल लेयर के बाहर पैराइटल साइड में एक लेयर और होगी, ये 2 लेयर हो गई।
और दोनों ही लेयर के बीच में भरा होगा एक लिक्विड, जो क्या काम करेगा, लंग्स को बचाएगा फ्रिक्शन से। क्यों भाई, सीधी सी बात है, भाई यहां पर एक ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है, हार्ट। यहां पर आपका हार्ट है, हार्ट में भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी लिक्विड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहां पर विसरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। तो हार्ट कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है और लंग्स भी कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हैं। जब दो ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे तो घर्षण पैदा होगा, फ्रैक्शन, उससे हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने से इनकी वॉल डैमेज हो जाएगी, बस्ट हो सकते हैं। तो नेचर ने एक फ्लूइड बना दिया, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। यही प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है, यही प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, क्या काम, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन, इनको सेपरेट होने से बचाता, चिपका के रखता है। एंड रिड्यूस फ्रैक्शन फ्रॉम आउटर ऑर्गन, बाहर जो ऑर्गन है उनके फ्रैक्शन से भी बचाता है यही प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है इसको विसरल, विसरा का मतलब है बॉडी ऑर्गन से जुड़ी हुई है, ये तो विसरल प्लूरा है, विसरल प्लूरा। और बाहर वाली को क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा। नाम में छुपा हुआ है, विसरा मतलब क्या होता है, ऑर्गन। विसरा का मतलब ही होता है ऑर्गन, जो ऑर्गन से चिपकी हुई है विसरल है, जो बाहर पैराइटल साइड पर, बाहर पैराइटल है, पैराइटल प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा है, और बीच में भरा है प्लूरल फ्लूइड। ये समझ में आ गया होगा। ये हो गए ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फिशर, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स। अब बताओ कोई डाउट है, ये वाली बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कवरिंग ऑफ लंग्स के अंदर। अब आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा मैं रेस्पिरेटरी ट्री। अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्री की बात करता हूं तो एक्चुअल में पूरा पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे मानो ये ट्रैकिया है, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, फिर ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसको प्राइमरी ब्रोनकाई बोलेंगे, उसका डायमीटर इससे कम होगा, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई आएगी, इसका डायमीटर इससे भी कम होगा, समझना, फिर टर्शरी ब्रोनकाई आएगी, इसका डायमीटर इससे भी कम होगा, समझना मेरी बात। फिर इसके बाद ब्रोनक्यूल्स आएंगे, अगला स्ट्रक्चर ब्रोनक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोनक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोनक्यूल्स, और फिर चालू हो जाएंगे रेस्पायरेटरी ब्रोनक्यूल्स, रेस्पायरेटरी ब्रोनक्यूल्स। यहां से चीजें अलग हो जाएंगी, और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल आगे जाकर के इनसे बनते हैं एल्वुलर डक्ट, और जिनमें लगे होते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, एल्वुलर सैक, जो छोटे छोटे एल्वलाई की मिलने से बनते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, समझना, समझा भी देता हूं मैं। डायमीटर, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायमीटर कम होता जा रहा है, ध्यान रखना। यहां का डायमीटर देख लो, 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 यहां का देख लो, मतलब डायमीटर कम होता चला जाएगा। तो ये तो गई ट्रैकिया, ये क्या हो गई, प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर क्या आ जाएगी, सेकेंडरी ब्रोनकाई, फिर क्या आ जाएगी, टर्शरी ब्रोनकाई। ये तीन तो ब्रोनकाई आ गई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ट्रैकिया के बाद। फिर येलो कलर के ब्रोनक्यूल आ जाएंगे, ब्रोनक्यूल, सबसे पहले आएगा इनिशियल ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, फिर आ जाएगा टर्मिनल ब्रोनक्यूल,
लास्ट वाला टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर आ जाएगा डॉट डॉट, यहां से अलग हो गया बिल्कुल, ये आ गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फिर आ जाएगी एल्व्यूलर डक्ट, और इनसे लगे होते हैं एल्वुलर सैक। सैक, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स। ये पूरा ट्री बनता है, मतलब ट्री समझ रहे हो ना, जैसे मानो ये पेड़ का जड़ है, उससे ट्रंक निकला, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांच ब्रांच, उल्टा पेड़ कर दिया मैंने, ठीक है। इसको रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। डायमीटर हर स्टेप पर कम होता चला जा रहा है। तो पहले ट्रैकिया, फिर 3 तो आती है ब्रोनकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, 3 आते हैं ब्रोनक्यूल, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, फिर आती है एल्वुलर डक्ट जिनमें लगे होते हैं एल्वुलर सैक। छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। आई या नहीं आई? हाँ बेटा, फ्रॉग के पास वोकल सैक होता है, साउंड बॉक्स नहीं होता, वोकल सैक। जैसे सीटी बजाते हो ना, छोटा सा चैम्बर होता है, उसमें गिट्टी पड़ी होती है, जब तुम हवा मारते हो तो तेजी से आवाज उठती है ना। बस ऐसी वोकल सैक होता है फ्रॉग के पास, वो भी मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता। टर टर आवाज मेल करता है, फीमेल नहीं करती। यहां तक कोई डाउट? अब रूट वूट नहीं बनाया है, ट्री का मतलब होता है ट्री जैसा स्ट्रक्चर, उल्टा ट्री बन गया एक तरीके से। विसरल हम्प बेटा मोलस्कस में पढ़ाएंगे। विसरा मतलब ऑर्गन, बताया था ना। हम्प मतलब कुबड़, ऊंट जैसा। तो मोलस्कस में हम्प निकला हुआ होता है, इसमें उसके बॉडी के ऑर्गन होते हैं, सो इट इज कॉल्ड विसरल हम्प। मोलस्कस में आएगा बेटा, नो डाउट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आगे पढ़ाएंगे। यहां तक बताओ। बीएमएस पीएमएस, एरिया में भी आगे लिखा दूंगा, एल्वलाई का आगे आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चल रहा हूं। एनसीईआरटी ने पूरी रेस्पिरेटरी ट्री, यानी ट्रैकिया, 3 ब्रोनकाई, फिर 3 ब्रोनक्यूल, एल्वुलर डक्ट और एल्वलाई को एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, तो उसको सीक्वेंस में भी अरेंज कर दे रहा हूं। ट्रैकिया किसमें खुल रही है? प्राइमरी ब्रोनकाई। फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोनकाई कहां खुल रहे हैं? इनिशियल ब्रोनक्यूल। इनिशियल ब्रोनक्यूल कहां खुल रहे हैं? टर्मिनल ब्रोनक्यूल। ये कहां खुल रहे हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। ये कहां खुल रहे हैं? एल्वुलर डक्ट। और ये कहां खुल रही है? एल्वेओलाई। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्री हो गया। इस ट्री के अंदर अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक, ये पूरा पार्ट आपकी कंडक्टिंग जोन है। और जहां से टर्म स्टार्ट हो गया रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से लेकर के एल्वेओलाई तक पूरा पार्ट जो हो गया ना, ये आपकी रेस्पिरेटरी जोन हो गई। यानी पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्री को हमने 2 जोन में डिवाइड किया है। एक जोन होगी कंडक्टिंग जोन, पता होना चाहिए कंडक्टिंग जोन नोस्टल से चालू हो जाती है, यहां से एयर का कंडक्शन चालू हो जाता है। यहां से होती हुई ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल, इनिशियल, टर्मिनल ब्रोंकियल तक होगी। जहां से टर्म आ गया रेस्पिरेटरी, समझ लो रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। जहां से टर्म आ गया रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। फिर एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई। यहां तक कोई डाउट?
हाँ, एल्वुलर सैक एल्वुलाई के मिलने से बनते हैं। ये दो जोन हो गए। अब इनके फंक्शन में बात करूंगा, क्या फंक्शन है पहले अभी यहां समझो, ठीक है। कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, कंडक्टिंग जोन को हम कंडक्टिंग जोन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, पहले मैं बात करूं कंडक्टिंग जोन की। कंडक्टिंग जोन एक ऐसा रास्ता है जिससे एयर डिफ्यूज नहीं होती, इससे डिफ्यूजन ऑफ एयर नहीं होगा क्योंकि काफी मोटी होती है, ठीक है। कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक की होती है ये पता होना चाहिए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एक तो आपको ये याद रखना है कहां से कहां तक होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होती है। दूसरा, यहां पर एपिथेलियल टिश्यू कौन से होंगे, एपिथेलियल कौन से होंगे, एपिथेलियल टिश्यू कौन से होंगे, यहां पर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं सिंपल, यानी एक लेयर वाले, सिंपल कॉल्यूमनार सिलिएटेड, सिंपल कॉल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर डायग्रामेटिकली मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे ऐसे होंगे, कॉलम शेप होंगे, काफी मोटे होते हैं, कॉलम शेप होते हैं, तो एयर का डिफ्यूजन वैसे भी नहीं हो पाएगा। और इनमें लगे होते हैं सीलिया, सिलिएटेड होते हैं ना, सीलिया लगे होते हैं इनके अंदर, सिलिएटेड होंगे, सीलिया मूव करते रहते हैं। और कॉलम शेप कॉल्यूमनार है, और जहां पर भी कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, तो वहां पर कुछ ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको गोबलेट ग्लैंड कहते हैं, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करेंगे, म्यूकस। तो यहां पर म्यूकस होता है, और सीलियस म्यूकस को एक डायरेक्शन में मूव भी कराते हैं, लंग्स के अंदर से बाहर की तरफ, तुम नोजी बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके के एपिथेलियल टिश्यू होंगे, इसमें सीलिया मूव करते रहते हैं और म्यूकस को एक डायरेक्शन में अंदर से बाहर मूव कराते रहते हैं। तो काफी मोटे टिश्यू होते हैं, तो यहां से आसानी से क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए कंडक्टिंग जोन है। जबकि अगर मैं रेस्पिरेटरी जोन की बात करूं, रेस्पिरेटरी जोन की बात करूं, तो नाम में छुपा हुआ है रेस्पिरेटरी जोन, जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ये तो समझ में आ गया, तीन ही चीज आ रही है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्यों हो रहा है डिफ्यूजन, क्योंकि ये जो टिश्यू है ना बहुत थिन है, बहुत थिन, बहुत पतले, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं। एपिथेलियम कौन सी होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वैमस तो आसानी से क्या होता है, यहां से गैसेस का डिफ्यूजन, आसानी से क्या होगा यहां पे, गैसेस का डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाएगा क्योंकि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं। इसीलिए कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गोबलेट सेल म्यूकस निकालते हैं, यहां पर म्यूकस होता है, म्यूकस, और सीलिया भी होते हैं, जो म्यूकस को कंटिन्यू एक डायरेक्शन में फ्लो करा रहे होते हैं। यहां बहुत थिन टिश्यू होते हैं, क्योंकि आसानी से गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन का फंक्शन इसके बेस पे आप समझ सकते हो, कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन। एयर को कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सीलिया भी होते हैं, म्यूकस भी होता है। जैसे मानो किसी ने तेल लगा दिया हो, बहुत सारे, समझ रहे हो ना, हाँ, झाड़ फूंक खड़े कर दिए हो। अगर तुम एयर निकालोगे वहां से, तो एयर में जितना भी पार्टिकल्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल ट्रैप कर लेंगे, झाड़ फूंक, नहीं आया क्या, सीलिया, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन बेटा जहां कंडक्शन ऑफ एयर होता है, सिर्फ एयर का कंडक्शन होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि काफी मोटे हैं,
ठीक है, इनसे आसानी से डिफ्यूजन नहीं हो सकता। और साथ में म्यूकस भी लगा हुआ है, सीलिया भी है, तो ये चीजों को पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, साथ में म्यूकस भी है, ठीक है। जब तुम्हारी बाहर की ड्राई एयर आपके लंग्स में जाती है ना, तो म्यूकस में नमी होती है बहुत, तो उस एयर के अंदर मॉइस्चर आ जाती है। जैसे नहीं कभी कभी करते हो करते हो ना इस तरीके से तो आपके अंदर म्यूकस की लेयर होती है जो एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, नमी मिला देती है। और साथ में जैसे बाहर का टेम्परेचर माइनस में हो या बहुत गर्म हो, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे सऊदी में होता है, तो इतने हाई टेम्परेचर या माइनस टेम्परेचर पर भी जो एयर अंदर जाती है ना, वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे कंडक्टिंग जोन में से होती हुई जाती है, धीरे धीरे होती हुई जाती है। तो ये पूरी कंडक्टिंग जोन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि जब वो एयर ब्लड के पास पहुंचे, क्योंकि वहां एंजाइम होते हैं, तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट ना आए, क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो 4 फंक्शन है जिस पर नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन, दूसरा है क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, तीसरा है ह्यूमिडिफिकेशन, और चौथा है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। जबकि रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी जहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो रही है ना, मतलब समझ लो यहां से गैसेस का डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, गैसेस का डिफ्यूजन चालू हो जाएगा। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई, यहां तक कोई डाउट? अभी मैंने कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन बताई है, उनमें एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं जिसके बेस पर हम कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बेस पर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। कंडक्टिंग जोन का पहला फंक्शन कंडक्शन ऑफ एयर, दूसरा इन सीलिया की वजह से, म्यूकस की वजह से ये उसमें मिलने वाले फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, यानी साफ कर देंगे, नमी मिल जाएगी इसके अंदर, और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। जबकि रेस्पिरेटरी जोन ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, अब एक पॉइंट और बचा है इसके अंदर, वो भी मैं इसमें ऐड ही करा देता हूं, जगह इसलिए छोड़ रखी है मैंने लास्ट। जैसे अब क्वेश्चन एक आता है कि जो शीशे फालिन कार्टिलेज है, शीशे फालिन कार्टिलेज हैं, इसे दिखाते हैं, ट्रैकिया में होते हैं शीशे फालिन कार्टिलेज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में भी होते हैं शीशे फालिन कार्टिलेज, इनिशियल ब्रोंकियोल में भी होते हैं शीशे फालिन कार्टिलेज, बस टर्मिनल ब्रोंकियोल उसके आगे नहीं होते, ठीक है। तो डायग्राम में भी समझ जाएगा, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहां से कहां तक होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? सारे पॉइंट मतलब मैं इस तरीके से कराऊंगा चीजों को, तुम्हारा कुछ छूटेगा तो नहीं, ये गारंटी है। पहले भी नहीं छोड़ता था मैं, और अब भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी तो खैर शुरू से आदत रही है, ठीक है। मैंने बीच में अपने को थोड़ा कम कर लिया था, हाँ, तो ये बच्चे थोड़ा सा चीखना चिल्लाना चालू कर दिए थे कि नहीं नहीं सर थोड़ा सा आप कम कराओ, एनसीईआरटी ही कराओ बस। और जबकि हर साल जूलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी 4 क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं, पर वो बच्चा समझता नहीं है ना, बच्चा मतलब नहीं लगाता। वो बॉटनी पूरी एनसीईआरटी से आती है, वो क्या है ना, जूलॉजी बॉटनी अलग अलग चीजें, उसको बायो बायो करता रहता है वो, ठीक है। तो बायो बायो में से उसका बायो हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा समझ लेता है कि हाँ यार बॉटनी का ट्रेंड अलग है, वो डिट्टो पूरी, क्यों ऐसा, क्योंकि तुम जो सब्जेक्ट का, जो तुम जिसका एग्जाम देने जा रहे हो ना, वो मेडिकल है, तुम डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जो पेपर बनाते हैं, तो उसमें जो बॉटनी का पेपर बनता है, बॉटनी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक है, नॉर्मल कोई भी टीचर बना देगा, पर जो जूलॉजी वाले क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो अच्छा लेवल के डलते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो उसमें जीनियस लेवल के डलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारी ब्रांच है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। बेटा टर्मिनल तक नहीं होता,
ठीक है, टर्नल यहां से चालू कर ट्रैकिया के नीचे होंगे, तो समझ रहे हो, इनिशियल के यहां पर होंगे, टर्नल टर्नल में नहीं होते, ओनली इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं, टर्नल ब्रोंकियोल में नहीं होते, इनिशियल ब्रोंकियोल तक। ठीक है, तो जूलॉजी का स्टैंडर्ड हमेशा तुम्हें सही रखना है। अब लास्ट आ जाओ भाई, नीचे क्या आएगा आपका, एल्वेओलाई। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ये एल्वुलर डक्ट हो गए ना, लास्ट में एल्वुलर डक्ट, ये दिख रहा है एल्वुलर डक्ट, इनसे लगे हैं ये पूरे के पूरे एल्वुलर सैक। ये डायग्राम नहीं बनाना, ये वाला बनाना है आपको, एनसीईआरटी वाला। और एल्वुलर सैक में छोटे छोटे स्ट्रक्चर ना, इट इज एल्वेओलाई, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की यूनिट है, कितने होते हैं, 300 मिलियन इन बोथ लंग्स, मिलियंस में होते हैं। सरफेस एरिया कितना होगा, ये ओनली फॉर जीके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी के पॉइंट में ऐड करूंगा। सरफेस एरिया ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सरफेस एरिया 8200 मीटर स्क्वायर, एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है हमारे लंग्स का सरफेस एरिया। अब आ जाओ एनसीईआरटी। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये हमारी है एल्वियोलाई, और कैसे होते हैं हमारे एल्वियोलाई, हाईली वेस्कुलर, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। एल्वियोलाई एयर आ रही है, एयर जा रही है। अब आ जाओ नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर, 3 लेयर होंगी जहां से चीजें डिफ्यूज होंगी भाई, यहां से ऑक्सीजन आ रही होगी, CO2 जा रही होगी। डिफ्यूजन, तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितने होंगे, आप जानते हो 3 लेयर होते हैं डिफ्यूजन लेयर। कौन कौन से 3 लेयर होते हैं, देखो पहली लेयर क्या होगी यहां पर, एल्वलाई की अपनी खुद की एल्व जो एपिथेलियम है, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। और बीच में देखो व्हाइट कलर की दिख रही है, व्हाइट कलर की ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सेल से मिलकर नहीं बनी होती, नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर मतलब सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, ठीक है, ये फाइबर प्रोटीन इनसे मिलकर बनी होती है, नॉन सेलुलर। तो अगली क्या होगी लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरी क्या होगी भाई, ब्लड कैपिलरी की भी तो लेयर होगी, ठीक है, तो एंडोथेलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, 3 लेयर हो गई। इन तीनों से ही चीजें डिफ्यूज होती हैं। और एनसीईआरटी ने एक बात और बोल रखी है, इनकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम, 0.5 mm के आसपास, 1 mm से भी कम, 0.5 mm, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, हाँ बेटा यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई भी डाउट,
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। BMS ऑल क्लियर। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि थिकनेस थोड़ा बढ़ा दूं मैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा घटेगा? अगर मैं थिकनेस को बढ़ा दूं तो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं थिकनेस बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? सर इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद सी शेप, हाँ बेटा इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद सी शेप हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, ठीक है। हाँ इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद नहीं होते, क्योंकि बहुत नैरो, देखो जैसे मानो इतना बड़ा आपका वो है पाइप, तो उसके चिपकने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिसका डायमीटर बहुत कम रह गया तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है नीचे आकर के, तो वहां शीशे फाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही, डिक्रीज होगा। अगर इसकी थिकनेस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। अगर ये गैस डिफ्यूज कर पा रही है, क्यों? क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। और प्रेशर ऑक्सीजन का यहां ज्यादा होगा तभी तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 यहां ज्यादा है तो बाहर आ रही है। और तीसरा प्रेशर, तो डिफ्यूजन पर तीन चीज का असर पड़ता है, थिकनेस, सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर। हाँ चल लिख भी रखा है मैंने। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अफेक्टेड बाय थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी ने एक बात और बोल रखी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। यानी CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसीलिए CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन पर स्क्वायर, ठीक है, हाँ, कंपेरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है CO2 का, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, पर प्रेशर कम है, बस ध्यान रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस होगा? सॉल्युबिलिटी के एंड पार्शियल प्रेशर। और ऐसे ही पूछ ले, जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? थिकनेस के, थिकनेस के। ये कैसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ थोरेसिक चैम्बर। भाई हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, उसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो उस थोरेसिक चैम्बर की मैं बात करूं तो आगे तो स्टर्नम हो गया, नीचे क्या हो गया? ये डायफ्राम हो गया, और ये आपके लंग्स की एक लेयर है, मसल, ये मसल्स हैं जिसके अंदर लंग्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि वेंट्रल साइड पर आगे क्या लगा हुआ है? वेंट्रल साइड पर स्टर्नम है। डॉर्सल साइड पीछे, भाई इस चैम्बर के पीछे क्या होगा? वर्टिकल कॉलम होंगे, तो डॉर्सल साइड पर क्या होंगे? वर्टिकल कॉलम। लेटरल साइड पर क्या लगे हैं? दोनों साइड, लेटरल साइड पर रिब्स, और नीचे की साइड पे क्या लगा हुआ है? डायफ्राम। यानी थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, लेटरल साइड पर रिब्स, और नीचे की साइड पर डायफ्राम के मिलने से बन रहा है एक एयर टाइट चैम्बर, बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर। और यही एयर टाइट चैम्बर जिसके अंदर लंग्स होते हैं, तो एक्चुअल में यही चैम्बर वॉल्यूम बढ़ाता है, वॉल्यूम घटाता है, इसके से लंग्स भी अपना वॉल्यूम बढ़ाते घटाते हैं इसकी वजह से। समझ रहे हो? हाँ समझ गए, हाँ इसकी वजह से, क्योंकि ये एक एयर टाइट चैम्बर है, इसके होने की वजह से ही आप ब्रीदिंग कर पाते हो। अगर ये चैम्बर नहीं होता तो ब्रीदिंग पॉसिबल ही नहीं है, समझे? हाँ रेट थिकनेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, चलो समझ जाओ, ठीक है। समझ में आया नहीं यार थोरेसिक चैम्बर? बस इतना ही है आज, पूरा ह्यूमन का एक पार्ट हमने खत्म कर दिया है। मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखो मैंने अंडरलाइन पे कर रखी है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स, ठीक है, इट लीड टू नेजल चैम्बर, जो नेजल चैम्बर में जा रहे हैं, ठीक है।
थ्रू द नेजल पैसेज द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, जो फेरिंग्स में ओपन कर रहा है, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज, वही फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू अ लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, वही फेरिंग्स का ओपन कर रहा है ट्रैकिया में, किसके थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू। लैरिंग्स क्या है, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, लिखा दिया मैंने, जो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, सो इट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap, thin elastic cartilaginous flap, elastic भी लिख देता हूं मैं, thin elastic cartilaginous flap, thin cartilaginous flap लिख दिया था मैंने, इसमें elastic NCERT did to line, thin elastic cartilaginous flap, ये क्वेश्चन आया हुआ है, thin thick करके पूछेगा, thin होगा या thick होगा AR के अंदर। थिन इलास्टिक कार्डिनल फ्लैप, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ट्रैकिया क्या है, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है, और वहां जाकर के 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने से लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में डिवाइड होती है, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर आगे सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोनकाई में डिवाइड होती है, फिर ये आगे जाकर के एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोनक्यूल, जो बहुत पतले होते हैं ब्रोनक्यूल में आके खुलते हैं। अगर ब्रोनक्यूल की मैं बात करूं, डायग्राम तो हो ही गया, ब्रोनक्यूल की अगर मैं बात करूं, ब्रोनक्यूल ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोनकाई एंड इनिशियल ब्रोनक्यूल आर सपोर्टेड बाय, हाँ हो गया एक। अब कहना चाह रहे हैं कि ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोनकाई एंड इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्नल नहीं, इनिशियल ब्रोनक्यूल, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होते हैं, टर्नल ब्रोनक्यूल में नहीं होते। ईच टर्नल ब्रोनक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, ये लाइन भी ऐड कर लो, वेरी थिन इरेगुलर वॉल। एल्वियोलाई क्या होते हैं, ये क्वेश्चन एक बार मैं बनाता ही हूं उस क्वेश्चन को, ठीक है, वेरी थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल होते हैं, इनकी बहुत इरेगुलर वॉल होती है, ठीक है, मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल को इरेगुलर वॉल बोलते हैं, वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम एल्वलाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तो बनाता हूं, जो मेरे क्वेश्चन में तो मिल जाएगा। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल एंड एल्वलाई कंपेराइज टू लंग्स, ठीक है, ऐसे लंग्स बन जाएगा आगे जाकर के। वी हैव टू लंग्स आर कवर्ड बाय डबल, किससे कवर होते हैं, डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। तो प्लूरल फ्लूइड की अगर बात करता हूं, प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स के बाहर होती है या थोरेसिक चैम्बर के कांटेक्ट में होगी, ध्यान रखना, क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक चैम्बर। जो थोरेसिक चैम्बर से चिपकी हुई है वो पैराइटल है, जो लंग से चिपकी हुई है वो विसरल है, ठीक है। वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगी, लंग से कांटेक्ट में होगी। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोनक्यूल, इसको हम कंडक्टिंग जोन बोलेंगे, ठीक है, nostril up to the terminal bronchiole conducting part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory, ये exchange part हो गया, इसको हम respiratory zone बोलेंगे। conducting zone के काम क्या क्या हो गए, transport of the atmospheric air to alveoli, clear it from foreign particle, humidification, bring the air to body temperature, उसके temperature को अपने temperature के बराबर लाना। जबकि exchange part is, it is a site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmosphere, it is a डिफ्यूजन साइट, मतलब रेस्पिरेटरी जोन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा बताओ इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दो फटाफट। नेजल चैम्बर ओपन इन टू, कहां पर ओपन करेगा,
बी, नेजल चैम्बर फेरिंग्स में ओपन करेगा। फूड एंड एयर इज कॉमन पैसेज, अगेन फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, कौन है जो ग्लॉटिस में एंट्री को रोकता है? जरा बताओ, 1 2 3 4, जल्दी बताओ इसको। बहुत बढ़िया, सी, कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? लैरिंग्स इज अ मेम्ब्रेनस बॉक्स टू प्रोड्यूस साउंड, नॉट ट्रू, अंडरलाइन कर लिया करो, पूछा क्या है, ठीक है। मेम्ब्रेनस बॉक्स इज प्रोड्यूस साउंड, नहीं, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, तो यही नॉट ट्रू हो गया। एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इन द ट्रैकिया, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन से सारी। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहां पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होंगे? इसका बताओ, कहां पर नहीं होंगे? हाँ, ट्रैकिया में होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में होंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में नहीं होंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल में होंगे। सी, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ, वही आगे जो लिखा है मैंने, नंबर ऑफ थिन, जरा बताओ क्या होगा? ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा? थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वलाई, थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वलाई। सेकंड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जरा बताओ, तुम बताओ जरा इसको, अभी बता के चुका हूं मैं, क्या होगा इसका? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड और आउटर प्लूरल इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर किसके कांटेक्ट में होगी? क्लोज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, ठीक है। तो पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा है। सी, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक? कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है। फेरिंग्स, नेजल कैविटी, एल्वलाई, ब्रोंकाई, भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये थोड़ी ना है कंडक्टिंग जोन का पार्ट, ये तो रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, ठीक है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन मार्क्स द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग पूछा है इन्होंने, भाई क्लियर करती है, ह्यूमिडिफिकेशन करती है, ये भी करती है, पर ये थोड़ा ना करती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस काम नहीं है उसका, वो रेस्पिरेटरी जोन का काम है। चलो, तो बेटा कल मिलता हूं, और हाँ, तो स्पीड मेरी मेंटेन रहेगी, ना बहुत तेज होगी ना बहुत स्लो होगी। ऐसा भी नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं ना, मतलब मैंने अदर इंस्टीट्यूशन में ऑफलाइन में अक्सर कर होता था कि स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत स्लो स्लो, और बाद में भगा देते हैं। ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा आपको, एकदम एकदम कंसेप्चुअल तरीके से मिलेगा, ठीक है। तुम्हें करना ये है कि मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ चलना है, देखो थोड़ा सा एफर्ट तो मारोगे, ठीक है। ऑसम लेक्चर सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, क्लास लगभग डेली 10 बजे होती है, लगभग क्यों, मतलब तुम्हारे बैच के पैरेलल चलती है वहां पर, ठीक है। जैसे अब रेस्पिरेटरी तो नेक्स्ट वीक में आएगा, आज नहीं होगी, आज और कल नहीं होगी, अब मंडे ट्यूसडे को होगी। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मंडे को प्रैक्टिस कराऊंगा एंजाइम के क्वेश्चंस की, ट्यूसडे को प्रैक्टिस कराऊंगा मैं न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के क्वेश्चंस की, ठीक है। बस फिर वेटनेसडे को नहीं होगी, मैं बता दूंगा। फिर थर्सडे को मैं ब्रीदिंग का जितना मैंने करा दिया है ना, 10 मिनट में सारा ब्रीदिंग करा दूंगा वहां पर मैं, जितना तुम्हें कल तक कदम कंप्लीट करूंगा ना, वहां 10 मिनट में पूरा कवर होगा, मतलब 10 मिनट में ह्यूमन का पूरा कवर हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के ह्यूमन का पूरा पार्ट जो कंप्लीट किया है ना मैंने, ओनली फॉर 10 मिनट, ठीक है। तो अब वो अपने में अल्टीमेट सीरीज है, तो ठीक है, 10 बजे रात, ठीक है। तो मैं यहां तक जितना आज कवर कराया है ना 2 क्लासों में, उतना 10 मिनट में मैं कवर कराऊंगा वहां पर, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं। और कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन नीट में हर साल आता है, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये भी कल ही होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये 2 पार्ट होंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नीट का
एक क्वेश्चन डैट श्योर लिख लो, ठीक है। धर्मेंद्र हुड्डा से मुझे क्या मतलब है, तू बता। टेस्ट बेटा 14 दिन बाद होगा एग्जैक्ट, पूरा ब्रीदिंग आने वाला है, ध्यान रखो, ब्रीदिंग को मास्टरी कर लो। हाँ बेटा मुझे कफ, मुझे इस समय, तू बिल्कुल सही, कौन बच्चा है ये, प्रिंस, 2 दिन से कफ है, फीवर भी है और बैक का पेन भी है, ये 3 चीजें अचानक से हो गई हैं, पता नहीं क्यों। हाँ तुम पहचान गए, तुम डॉक्टर बन गए इसका मतलब, ये बहुत बड़ी बात है, तुम कैमरे से देख के ही पहचान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सर एक चैप्टर का लेक्चर ऐप पर, तुम मतलब किस चैप्टर का नहीं मिल रहा, मैं बताओ, मैं चेक करूंगा आज, मैं टीम को बोल देता हूँ। ठीक है चलो, बाय बेटा, बाय बाय बाय। विसरल और डॉर्सल, विसरा मतलब ऑर्गन होता है, डॉर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर ये एक्सिस हैं, ठीक है।